हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर नदीम अहमद। हम लोग आज लेके आए हैं अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 3। तो जैसा कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटिंग करंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाती है और सारी चीज़ें डिटेल में हमने बताया था। आप पार्ट 1 देखिएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में मैंने आपको बताया 3 सर्किट के बारे में पढ़ाया, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो मैंने आपको बताया फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसका फेज कैसे बनाए, उसका वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसमें करंट का क्या इक्वेशन आता है, इंस्टेंटेनियस करंट का, और सारी वैल्यू उसमें हमने आपको डिटेल में बताई। देखिए, पार्ट 3 देखने से पहले अगर आपको सब कुछ आता है, देखो यार, अगर सब आता है तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। जब आपको सब आता है तो फिर कोई मतलब नहीं है आपको वीडियो लेक्चर देखने का। लेकिन अगर आपको नहीं आता है ये चैप्टर, तो आप अगर पार्ट 3 डायरेक्ट क्लिक करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो आप अगर पार्ट 3 समझना चाहते हैं तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और बहुत छोटे छोटे बेटा वीडियो बना रहे हैं हम, 40 मिनट, 45 मिनट, आधे घंटे, 35 मिनट, ऐसे ही वीडियो है सब, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट के पार्ट 3 में, वो हम लोग पढ़ेंगे आरएल सर्किट के बारे में, आरसी सर्किट के बारे में और आरएलसी सर्किट के बारे में, है ना। आज हम लोग ये 3 सर्किट कवर करेंगे। इसमें करंट कैसे देखा जाता है, इसका इंपीडेंस कैसे निकाला जाता है, और सारी चीजें कवर करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक पार्ट जो है, एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं आपको रेजोनेंस, आधे घंटे 40 मिनट का, जिसमें मैं आपको रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, और उसके बाद फिर आपका बैंडविड्थ कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, और प्लस न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरएल सर्किट की बात करते हैं, ठीक है। तो रजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट है ना, इसको हम लोग कहते हैं तो हम लोग कहते हैं आरएल सर्किट। देखो, आरएल सर्किट में क्या किया हमने, एक रेजिस्टेंस लिया और एक इंडक्टर लिया, इसको हमने एक सप्लाई से कनेक्ट किया। ये आपका आर हो गया, ये एल हो गया, तो बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टेंस। इसकी यूनिट आपको पता है हेनरी होती है, और इसका यूनिट ओम होता है ना। अब यहां पे हमने सप्लाई दिया B इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी का, इसके कारण इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब ये करंट हमको कैलकुलेट करना है या करंट निकालना है कि ये करंट कितना फ्लो कर रहा है। अब सुनिए हमारी बात को। अब आप कभी भी ये गलती मत करिएगा कि डायरेक्ट आई इक्वल निकालना, आई इक्वल टू बी अपॉन इन दोनों का सम रख दिया। सर करंट निकालना, सर आई इक्वल टू, तो हमको पता है करंट का एक ही फार्मूला पता रहता है ज्यादातर, आई इक्वल टू बी अपॉन आर। अब यहाँ आर एल दोनों है तो आर प्लस एल रख दिया। ये सब गलती मत करिएगा बेटा, ऐसे नहीं निकाला जाता इसमें। तो इसमें फिर कैसे निकाला जाता है सर, तो ये देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका। इसमें जो करंट की वैल्यू निकाली जाती है, ये बेसिकली निकाली जाती है विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। इसे निकाली जाती है विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। जरा देखो कैसे फेजर डायग्राम का यूज करके हम लोग निकालते हैं इसको। सबसे पहले हम एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। इसमें जो है यहां लिख देते हैं हम फेजर डायग्राम। इसमें क्या है आपका, अच्छा आपको मैंने फेजर डायग्राम जब पढ़ाया था, मतलब पीछे जब मैं रेजिस्टिव प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ाया तो वहां मैं आपको बताया था कि रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस के केस में होता है कि वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और करंट, इसके बीच में कोई फेज नहीं होता है। और इंडक्टर, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में मैंने क्या बताया था कि वोल्टेज जो होता है वो करंट के साथ 90 डिग्री एंगल से क्या करता है, ये लीड करता है। क्या करता है, 90 डिग्री एंगल से लीड करता है। तो यहां पे अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके बताएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने करंट को रिफरेंस लिया फेजर डायग्राम बनाने के लिए, वोल्टेज को इसी के फेज में आएगा, ये करंट के ही फेज में, मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई लीडिंग या कोई लैगिंग नहीं होगा। अब देखिए इंडक्टर की बात करें तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो करंट के साथ 90 डिग्री से लीड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका VL और VR, और ये करंट के साथ ये VR सेम फेज में, VL जो है 90 डिग्री एंगल से लीड कर रहा है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। अच्छा अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग,
ये हमारा वेक्टर होता है। क्या है? ये वेक्टर है। अब इसको अगर दो वेक्टर हमारे 90 डिग्री पर हों तो इसको हम इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं। तो सिंपल क्या करते हैं? इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इसका जो रिजल्टेंट होगा ये हमारा होगा रिजल्टेंट वोल्टेज। पीआर और बीएल का जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा ये होगा हमारा वी। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। क्या होगा देखिए, ऐसे ये हो गया हमारा V, है ना। अब ये करंट के साथ ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है ये कितना एंगल आ रहा है? मान लीजिए ये फाई एंगल आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? फाई एंगल आ रहा है। मान लीजिए सपोज दैट ये आ रहा है फाई एंगल, मान लीजिए फाई एंगल आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब इसको रिजल्टेंट को कैसे लिखा जाता है? देखिए आप लोगों को पता होगा वेक्टर, अगर आप लोग पढ़े होंगे कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये A है, एक वेक्टर ये B है, इसके बीच का एंगल थीटा है। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है तो सर इसके पैरेलल एक लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन, ये पैरेललोग्राम हो गया। और इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है और इसका मैग्नीट्यूड होता है R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये होता है बेटा। अब अगर मान लो ये वेक्टर B आपका 90 डिग्री पर हो जाए, अगर ये 90 डिग्री पर हो तो ये एंगल 90 हो जाएगा और यहाँ cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ रखेंगे आप cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू केवल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। यही कॉन्सेप्ट बेटा हम लोग यहाँ यूज करेंगे, है ना। यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। कैसे? यहाँ V की वैल्यू क्या है? देखिए VL और VR क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो देखिए कैसे यूज करेंगे, देख समझिए। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो क्या होगा बच्चों? P इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, P इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा? VR स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, VR स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर हो जाएगा। और फिर प्लस वी आर वी एल इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0, तो उधर की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब समझिए हमारी बात को। एक तो फार्मूला आप ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ यहीं पे, इस चीज ध्यान रखिएगा। ये जो वैल्यू V होती है ना, ये एक्चुअली क्या होती है? ये V, VR, VL ये सब इसकी RMS वैल्यू होती है बेटा, याद रखे रहना। ये कौन सी वैल्यू होती है? RMS। अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ समझिए। अब देखिए V को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? V इक्वल टू होता है I इंटू आर। लेकिन जब दो एलिमेंट हो, रजिस्टर और इंडक्टर, यहाँ पर केवल R को नहीं कंसीडर किया जाएगा या केवल L को नहीं कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर V इक्वल टू आई आर नहीं लिखा जाता, यहाँ लिखा जाता है V की वैल्यू I इंटू जेड लिखा जाता है। ऐसे क्या लिखा जाता है? V की वैल्यू I इंटू जेड। यहाँ पर Z को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? इम्पीडेंस। तो इक्वल टू अंडर रूट PR को क्या लिखोगे? I स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। PL को क्या लिखोगे? I स्क्वायर इंटू इसके लिए XL स्क्वायर। XL आप पहचान रहे होंगे, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब यहां से I स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा IZ इज इक्वल टू I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर हो जाएगा। I से I कैंसिल, तो इम्पीडेंस का फार्मूला आएगा, इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट, इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। क्या आ जाएगा भैया? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों याद रखे रहना, RL सर्किट में, RL सर्किट के लिए इम्पीडेंस का फार्मूला होता है Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। बोलो भैया यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत? जरा भी हाई बीपी हाई लो हो रहा हो तो बताओ हमको। एकदम क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कितने बच्चों को पता है कि एक्सेल को, ए बेटा कितने बच्चों को पता है कि हम लोग एक्सेल को लिखते हैं ओमेगा इंटू एल? सबको पता होगा। या हम लोग लिखते हैं एक्सेल को 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ एल। तो भैया यहाँ पे पुट कर दो, तो इंपीडेंस का एक फार्मूला ये भी हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बोलो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, या Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस
2πfl का होल स्क्वायर। ये सब बच्चों इंपीडेंस निकालने के फार्मूले हैं। बताओ यहां तक एकदम क्लियर है बातें? एकदम से क्लियर है बातें? देख लो, है ना। कैसे निकालते हैं इसका करंट के बारे में हम कैसे पता करते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूं। पहले ध्यान से सुनिए कैसे हम इसका इंपीडेंस निकालते हैं। सारी चीजें क्लियर हो गई? अच्छा, अब देखिए जरा, अब बात आती है सर, अब जरा करंट निकाल के दिखाइए सर कितना यहाँ पे करंट क्या होगा। अब देखिए करंट निकालने का तरीका समझिए। यहाँ पे जो करंट होगा, करंट ये वाला जो करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट का जो इक्वेशन आएगा, मतलब इसका जो इंस्टेंटेनियस करंट आएगा वो होगा I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां जरा देखो भैया, ओमेगा टी, देखिए करंट जो है ये रिजल्टेंट वोल्टेज से पाई एंगल लैग कर रहा है। अगर वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट लैग कर रहा है। तो क्या लिखेंगे लैग के लिए? बताओ भैया, माइनस की प्लस, ए दादा, माइनस की प्लस माइनस, लैग के लिए माइनस और लीड के लिए प्लस। तो लैग के लिए क्या हो भैया? माइनस। और कितने एंगल से, कितना फेज एंगल है? फाई। कितना फेज एंगल है? फाई। ठीक है ना। तो फाई फेज एंगल से ये क्या कर रहा है? लैग कर रहा है करंट। क्या हो जाएगा? फेज एंगल फाई। ये हमारा आ गया करंट की वैल्यू। अब देखो, अब एक चीज और कहता है, कहता है कि जरा बताइए फेज कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, या फेज कितना होगा। तो मेरे भैया ये देखो, ये आपको एक ट्रायंगल मिल गया, ये VL है तो ये भी VL हो गया इसके पैरेलल, ये हो गया R। तो यहां से tan थीटा निकाल दो। परपेंडिकुलर और बेस पता है क्या है बेबी को? बेस पता है। तो देखिए क्या हो जाएगा? tan फाई, यहां से निकाल दीजिए, tan फाई क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब VL अपॉन VR, VL अपॉन VR। यहां से आप फेज कैलकुलेट करके यहां पे पुट कर सकते हैं। सर और कुछ इसमें फेज में क्या कर सकते हैं? और देखिए, tan फाई इज इक्वल टू VL को क्या लिखेंगे बताइए? VL को I इंटू एक्सएल, PR को I इंटू R, I से I कैंसिल, तो tan फाई का फार्मूला होगा एक्सएल अपॉन R। ये देखिए, ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। या मेरे भैया एक्सएल को आप लिख सकते हैं ओमेगा L बाई R, ये भी आप लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं ओमेगा को, या आप ओमेगा को लिख सकते हैं ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2πfl अपॉन R। तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ये देखिए ये 2πfl बाई R, इसके तीन फार्मूले tan फाई निकालने के, एक्सएल अपॉन R, ओमेगा L अपॉन R, 2πfl अपॉन R या VL अपॉन R। जैसा क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को? हेलो, बोलो बेटा, एकदम क्लियर है ना? देखो एक बात बताएं, अगर आप, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि अगर आप इसको आसान बना के पढ़ोगे तो ये आसान है, और अगर इसको टफ बना के पढ़ोगे तो फिर इससे खतरनाक कोई सब्जेक्ट नहीं है बेटा, है ना। बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि वो भौकाल बना दो, मतलब चीजों का ऐसा भारी भरकम बना के पढ़ा। देखो जितने आसानी समझ जाओगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो बहुत ज्यादा इसको मतलब भौकाल मत दे दो कि अरे ये क्या है, ये ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बहुत आसानी से पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये हो गई आपकी बात। अब देखो, अब एक बात मैं आपको और बताता हूं, तो समझ में आ रही बात को? अब देखिए, अब यहां से एक चीज और हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये एम्पिडेंस जो है आपका Z इज इक्वल टू, ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए आपको I नॉट निकालना है ना। क्या निकालना है? I नॉट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको या पीक वैल्यू अगर निकालनी है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, तो Z निकाल, I नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे? I नॉट इक्वल टू होता है V नॉट। V नॉट मतलब इसकी जो पीक वैल्यू होगी ये आपको पता होगा, V नॉट अपॉन Z करते हैं बेटा, है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा V नॉट अपॉन Z, और Z की वैल्यू आपको जितनी भी वैल्यू मैंने बताई, जो वैल्यू आपको समझ में आई, ये जैसा भी इक्वेशन आपको डेटा क्वेश्चन में गिवन हो, मतलब R स्क्वायर में एक रख दे रहा हूं, R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। या अगर मान लीजिए Z आपको इस फॉर्म में दिया, ओमेगा L के फॉर्म में, तो ये पुट कर दी, इसके फॉर्म में दिया तो ये हो गया आपका I नॉट कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, एक पॉइंट और देखिए जरा, एक पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। देखिए, ये जो इंपिडेंस हमने निकाला है ना, Z इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे I इक्वल टू सिंपल V बाई आर नहीं लिखा जाता बेटा, I इक्वल टू V बाई आर।
यहां पर जो z लिखा जाता है, यहां पर देखिए ये i इक्वल टू वी बाई आर, तो r इक्वल टू वी अपॉन आई ऐसे लिखा जाता है। यहां पे ऐसे z को लिखा जाता है वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, ऐसे लिखा जाता है, याद रखे रहना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। पी आर एम एस मतलब जो इंपीडेंस होता है वो वोल्टेज के आरएमएस और करंट के आरएमएस वैल्यू का रेशियो होता है, ये बात याद रखे रहना। अच्छा, एक पॉइंट और पूछता, एक चीज और पूछता कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, कहता है कि आरएल सर्किट के लिए इंपीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए। तो अगर आरएल सर्किट के लिए इंपीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो देखिए सिंपल तरीका, ये आपका वीएल है, हाँ जी, ये आपका वीएल हो गया, ये वीआर हो गया, ये जो ट्रायंगल होगा ये आपका रिजल्टेंट वी होगा, ये एंगल आपका फाई होगा। तो ये इसी ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं, ये तो वीएल, सॉरी ये तो वीएल वाला हो गया ना, ये देखो ये आपका हो गया आर, ये हो गया एक्सएल और ये हो गया आपका जेड। इस ट्रायंगल को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और याद रखे रहना, एक पॉइंट और इसमें याद है, एक पॉइंट और पूछता है बेटा कि इसका पावर फैक्टर क्या होगा। इसका पावर फैक्टर देखो, कभी भी अगर पावर फैक्टर पूछे तो इसके लिए एक कॉस फाई निकाला जाता है, याद रखे रहना, क्या निकाला जाता है, कॉस फाई। तो कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब आर अपॉन जेड। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी भी कोई भी सर्किट हो, चाहे वो आरएल सर्किट हो, चाहे वो आरसी सर्किट हो, चाहे वो आरएलसी सर्किट हो, किसी भी सर्किट का अगर पावर फैक्टर आपसे पूछ रहा है कॉस फाई, तो उसका फार्मूला आर अपॉन जेड ही होता है, ये बात याद रखे रहिए। अब जैसे हर सर्किट के लिए जेड की वैल्यू अलग अलग होगी, तो आप अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, समझ गए बात को, क्लियर। हाँ, तो देखो हम लोग आरएल सर्किट के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। अब आरएल सर्किट के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इन द सर्किट शोन इन फिगर 7.19 द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एल एंड रजिस्टर आर 120 वोल्ट एंड 90 वोल्ट रिस्पेक्टिवली and the RMS value of current is 3 ampere. Calculate the impedance of the circuit and the phase angle between the voltage and current. देखिए बच्चों, एक बात पहले मैं बताता हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक पॉइंट पहले याद रखे रहिएगा, कभी भी अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको अगर वोल्टेज ऐसे दिया हो 120 वोल्ट, 90 वोल्ट, 240 वोल्ट, 220 वोल्ट ऐसे दिया हो, हमेशा याद रखे रहना ये आरएमएस वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है, ये आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है ना। जैसे करंट में अगर दिया है 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, इस तरीके से दिया हो, तो ये आरएमएस आई आरएमएस होता है और ये वी आरएमएस होता है, ये पॉइंट याद रखे रहना। अच्छा, तो देखिए जरा हम लोग को क्या क्या वैल्यू गिवन है इसमें, जरा देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें जो वैल्यू गिवन है हमको, वो है आपका पहले क्या दिया है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, मतलब वीएल दिया है, वीएल दिया है आपको 120 वोल्ट और वी आर दिया है आपको कितना, 90 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसका आरएमएस है, आरएमएस वैल्यू है इंडक्टर के लिए और ये रजिस्टर के लिए आरएमएस वैल्यू है। अब देखिए, अब हमको निकालना है इसका इंपीडेंस निकालना है। तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था इंपीडेंस निकालने का, इंपीडेंस होता है Z इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, ये होता है। अच्छा, आपको आई आर एम एस वी गिवन है बच्चों, इसमें आई आर एम एस वी दिया हुआ है कितना, 3 एम्पियर दिया हुआ है। अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग वी आर एम एस निकालेंगे। तो मैं आपको एक फार्मूला बताया था वी आर एम एस के लिए, V इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर और प्लस वी एल स्क्वायर, है ना। अब यहां पर मैंने बताया था ये जो वोल्टेज होता है ये आरएमएस वैल्यू होती है, ये आरएमएस वैल्यू होती है। तो ये जो आरएमएस वैल्यू होगी इसको कैसे निकालेंगे, मतलब वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट वी आर की वैल्यू क्या है बच्चों, 90 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर 8100 हो गया, इसका हो गया 14400, ये हो गया। तो कितना आ गया, वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट कितना हो गया बेटा, 00000 415 415 8 4 12 112 22500, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, हाँ 150 का ही होता है बेटा, ठीक है ना। तो देख लेना 150 का स्क्वायर रूट होता है। अब देखिए
तो ये आपका VRMS आ गया भैया, सॉरी, VRMS आ गया 150 वोल्ट। कितना आ गया बेटा? 150 वोल्ट आ गया। अब देखिए, अब VRMS आ गया, आपसे पूछ क्या रहा है? इंपीडेंस पूछ रहा है। पहला क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? इंपीडेंस ऑफ द सर्किट बताइए। तो इंपीडेंस निकाल दीजिए आप, Z इक्वल टू VRMS। देखिए फॉर्मूला VRMS अपॉन IRMS, 150 और IRMS की वैल्यू कितना दे रखा है? 3 एम्पियर। 3 5 जा 15, तो कितना आ गया? 50 ओम। इंपीडेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? ओम। याद रखे रहना, मैंने आपको बताया है एक्सएल की यूनिट ओम होती है, एक्सी की यूनिट ओम होती है, जेड की भी यूनिट ओम होती है, आर की भी यूनिट भी ओम होती है। ठीक है, तो ये पहला आंसर आ गया, जेड इज इक्वल टू 50 ओम। ठीक है, क्लियर। अब देखिए दूसरा, सेकंड है आपका, क्या पूछ रहा है? फेज एंगल पूछ रहा है बिटवीन वोल्टेज एज करंट। बेटा मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था फेज एंगल निकालने के लिए कि tan फाई कैलकुलेट कर लिया करो। तो tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? tan फाई क्या हो जाएगा यहां से? एक काम करते हैं ना, इसका हम लोग वो बना देते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं। तो ये क्या है आपका? ये VL है, ये VR है, और ये आपका V हो गया, ये हो गया आपका फाई, तो फेज एंगल फाई। तो यहां से आप क्या निकाल लीजिए? tan फाई निकाल लीजिए। तो tan फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस VL अपॉन VR, और दोनों RMS वैल्यू है बेटा, और दोनों आपको गिवन है। VL की वैल्यू कितनी गिवन है? VL की वैल्यू 120 बटे 90, तो कितना हो गया? 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। तो ये आ गया आपका tan फाई इक्वल टू 4/3। एक बात बताएं तुम लोगों को, ये आ गया आपका 4/3, 4/3। अब सुनो, एक बात बताते हैं, ध्यान सुनना। अगर कभी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 4 हो, परपेंडिकुलर 4 हो और बेस 3 हो, तो ये हाइपोटेन्यूज 5 होता है। और बताएं तुमको, ये एंगल 53 डिग्री होता है। कितना होता है? 53 डिग्री होता है। ए बेटा कितना होता है फिर? और तुमको एक बात बताएं, ये एंगल 53 डिग्री, ये याद रखना, नीट और जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है, और ये एंगल आपको रटा होना चाहिए, ये बात याद रखे रहना। ठीक है, तो इसका मतलब कितना आ गया? 4/3। तो फाई कितना आ गया? फेज एंगल 53 डिग्री आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 3 नंबर 2 नंबर में एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आरएल कंप्लीट हो गया, अगला टॉपिक है हमारा आरसी सर्किट। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं आरसी सर्किट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? फिर से एक रेजिस्टेंस लेंगे, एक कैपेसिटर लेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे एक वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से, P इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमको चेक करना है। तो इसको भी हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? फेजर डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे? फेजर डायग्राम से। तो देखिए इसका फेजर डायग्राम क्या होगा? अच्छा देखिए, आपको पता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है, और कैपेसिटर में क्या होता है? वोल्टेज लैग करता है, करंट के साथ वोल्टेज क्या करता है? 90 डिग्री से लैग करता है। तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? ये हमने ले लिया करंट, रेजिस्टेंस हो गया इसी के फेज में, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, और ये हो गया आपका कैपेसिटर 90 डिग्री। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, तो देखिए इसका रिजल्टेंट कुछ ही होगा, ये हमारा होगा रिजल्टेंट वोल्टेज V, और ये करंट के साथ ये वोल्टेज कितना एंगल से आ रहा है? फाई एंगल से। अच्छा बताओ, ये वोल्टेज जो है करंट के नीचे आ रहा है, तो बताओ लीड हो रहा है कि लैग हो रहा है? ये लैग हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? लैगिंग। मतलब अगर हम आरसी सर्किट की बात करें तो वोल्टेज जो रिजल्टेंट वोल्टेज होता है वो करंट के साथ क्या करता है? लैग करता है। कितने एंगल से? फाई एंगल से लैग करता है। अब बताइए जरा करंट का इक्वेशन क्या बनेगा यहां पर? इस करंट का, इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बताइए, अब वोल्टेज अगर लैग कर रहा है तो करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। क्या हो जाएगा आपका? प्लस फाई। क्या हो जाएगा? प्लस का फाई। प्लस फाई, ये करंट आ गया।
अब देखिए, अब यहां पर दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, सर आई नॉट कैसे निकालेंगे, फाई कैसे निकालेंगे। फिर से वही तरीका, आई नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, आई नॉट इक्वल टू, बोलो, पी नॉट अपॉन जेड। अब सर इसका जरा जेड बताइए कैसे निकलेंगे, तो इसके जेड के निकालने के लिए यहां पर भी जेड क्या है, इंपिडेंस है, तो इसका इंपिडेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंपिडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जरा देखिए इसका इंपिडेंस ट्रायंगल क्या होगा, ये देखिए ये वी आर है, तो इसको आर ले लेते हैं, तो क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। ये हमारा VC है, तो इसको हम लोग XC ले लेते हैं। तो ये जो बनेगा हमारा ट्रायंगल, या आप एक काम करिए, इस XC को इधर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, है ना। देखिए इस XC को आप यहां लीजिए, ये हो गया आपका XC और ये हो गया आपका R, ये हो गया हमारा Z, ये हो गया एंगल फाई। समझ गए बात को। अब यहां से क्या होगा, ये हमारा इंपेडेंस ट्रायंगल बन गया। तो यहां से अगर हमको Z निकालना है तो क्या होगा बच्चों, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर हो जाएगा। Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, या दूसरा क्या होगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC को क्या लिखते हैं बच्चों, 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, या फिर से वही कहानी, ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई f, तो क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 पाई FC का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए बात को। ये सब इंपीडेंस निकालने के हमारे फार्मूले हो गए। अब आई नॉट निकालना है आपको, वी नॉट की वैल्यू यहां से पता चलेगी, जेड की यहां से निकाल लीजिए, जिस भी फार्मूले से यूज करके आई नॉट निकल जाएगा, उठा के पुट करिए। अब देखिए यहां से फेज एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, तो फेज एंगल के लिए फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे, tan फाई, tan फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका XC अपॉन बेस हो जाएगा आपका R, XC अपॉन R, है ना। अब XC को आप लोग ओमेगा C, 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R एंड जो भी लिखना हो, ठीक है ना, उस हिसाब से आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इंपीडेंस के लिए, ये सॉरी क्या बोलते हैं, फेज की निकालने के लिए, ठीक है, फेज एंगल निकालने के लिए हो गया। अब देखिए और इसमें क्या बता दें आपको हम, यहां से आप ये भी फार्मूला याद रखे रहिएगा। देखिए V इक्वल टू, यहां से जो V निकालेंगे आप, क्या निकलेगा, V इक्वल टू अंडर रूट, V इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा बच्चों, PR स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। याद रखें, फिर से बता रहा हूं, ये सब RMS वैल्यू होती है, याद रखे रहना, ये सब क्या होती है, RMS वैल्यू। इसमें भी वही RMS इंपीडेंस के लिए फार्मूला लगाएंगे, Z इज इक्वल टू PRMS अपॉन IRMS, यही फार्मूला यहां पर भी लगाएंगे, ठीक है। VRMS चाहे यहां से निकालिए, जिस तरीके से भी आपको निकालना हो, ठीक है ना, इस तरीके से आप इस सर्किट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम इस सर्किट के अंदर नहीं, है ना। तो इस पर भी बेस हम लोग एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ठीक है, दूसरा वाला सर्कल दीजिए। हाँ, तो हम लोग आरसी सर्किट पढ़ लिए, अब आरसी सर्किट में एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन AC सर्किट कंटेनिंग R इज इक्वल टू 10 ओम, C इज इक्वल टू इतना माइक्रोकूलम, है गलत है, ये यहाँ माइक्रोकूलम नहीं होता है बेटा, इसकी यूनिट माइक्रोफैरेड होती है। ये देखिए क्वेश्चन, अब बताओ ये किताबों में गलत लिखा रहता है बेटा, तो हम क्या करें बताओ, है ना। कैपेसिटर की यूनिट होती है माइक्रोफैरेड, नॉट माइक्रोकूलम, ठीक है। अब देखिए तो इसके बाद, हाँ उसके बाद कह रहा है इन सीरीज में कनेक्ट है, जो सप्लाई दिया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी। अब मैंने आपको बताया था ये जो 200 वोल्ट 50 वोल्ट 40 वोल्ट ये सब कौन सी वैल्यू होती है, RMS वैल्यू होती है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें करंट निकालना है हमको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट की। करंट इसमें जो पूछ रहा है वो RMS वाला, IRMS करंट पूछ रहा है ना। तो IRMS इज इक्वल टू, वही करेंगे, PRMS अपॉन Z, है ना। तो BRMS आपको गिवन है, देखिए ये देखिए 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो पहले Z निकालते हैं हम लोग। तो Z इज इक्वल टू, अब Z निकालने के लिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R की वैल्यू आपको 10 ओम, और कैपेसिटेंस दिया हुआ है 50 माइक्रोफैरेड। तो Z निकालने के लिए क्या करना होता है हमको, Z निकालने के लिए होता है हमारा क्या होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर होता है। तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R की वैल्यू तो गिवन है,
तो आर स्क्वायर, और अब देखिए यहां पर एक्सी को 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा मतलब 2 पाई एफ सी का स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों इसलिए कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि देखिए यहां पर आपको ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 50 हर्ट्ज गिवन हुआ है, फ्रीक्वेंसी सी की वैल्यू गिवन है, 2 पाई ये सारी वैल्यू गिवन है ना। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए z इज इक्वल टू, एक काम करते हैं ये वैल्यू पहले साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर लाके यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 50 इंटू सी की वैल्यू है आपकी 50 इंटू 10 टू पावर -6 है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 जीरो से ये चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू पावर -4, ये ऊपर जाएगा तो xc इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 टू पावर +4 अपॉन 5 5 पच्चे 25 25 दूनी 50 50 पाई हो जाएगा। कितना आ जाएगा 50 पाई है ना। अब देखिए अब यहाँ पे आप पाई की वैल्यू सेट करिए पहले, xc इज इक्वल टू, इसको काट देंगे आप, एक जीरो से भी चला जाएगा, यहाँ बचेगा 1000/5 पाई है ना। तो xc इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 200/पाई पाई, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, 22/7 मतलब 3.14, ये हो जाएगा आपका 200 अपॉन 3.14, इसको सॉल्व करिए, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 63.7 के करीब आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया xc आ गया। उसके बाद z इज इक्वल टू अंडर रूट, अब क्या हो जाएगा ये 163 और ये 10 है बेटा, 10 का स्क्वायर, r है, r की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर ये हो गया 100 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 63.7 का स्क्वायर। हाँ तो क्या आएंगे, z इज इक्वल टू अंडर रूट, r की वैल्यू है 10, ये देखिए r की वैल्यू 10 है, इसका स्क्वायर 100 हो गया, प्लस xc की वैल्यू 63.7 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4057.69 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करके अंडर रूट इसका कितना आएगा 41.69, ये आएगा 64.48, बस ये आ गया आपका इतना ओम इंपीडेंस आ गया। अब आपसे पूछ रहा है करंट बता दीजिए, तो करंट I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन Z, मतलब V RMS अपॉन Z, ये करंट आपका हो जाएगा I इक्वल टू V RMS की वैल्यू आपकी है 200 डिवाइडेड बाई Z की वैल्यू है 64.48, करंट आ जाएगा आपका कितना आएगा, डिवाइड करके 200 3.10 इतना एम्पियर। ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग, एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना देंगे LCR सर्किट का, उसमें आपका रेजोनेंस की कंडीशन और सारी चीजें, मतलब जो भी बैंडविड्थ वगैरह सारी क्वालिटी फैक्टर क्या होता है सब उसी एक वीडियो में 40 मिनट के पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 न्यूमेरिकल हो गए, आपका RL सर्किट हो गया, RC सर्किट हो गया, ये आपका लगभग 2 सर्किट कंप्लीट हो गए। ठीक है, ओके, थैंक यू।